हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। कृपया मैं नीतीश कुमार, आपका दोस्त, आपका गाइड। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज कौन सा तारीख है। तो आज हमारा 4 अगस्त है। ठीक है, ये हमारा 4 अगस्त है आज। और ये 4 अगस्त का जो न्यूज इम्पोर्टेंट होगा, न्यू नोटिस जो है, उसको हम लोग आपके सामने रखते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास करें। क्योंकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम का, यूपीपीसीएस या आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, आईएएस का मेंस, यूपीपीसीएस का मेंस, या बीपीएससी प्री या सीडीपीओ मेंस, जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आपको आज बस बिना देर किए आपको स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है क्या कि रेवड़ी संस्कृति पर के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा विशेषज्ञ समूह। तो ये रेवड़ी संस्कृति होता क्या है, इस बारे में जानेंगे आगे। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या करता है, राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें बहुत ही कुछ मुफ्त में देने की प्रयास करता है, ताकि लोग लुभावन नीतियाँ, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो चुनावी रैलियाँ उसी को बांटे कर, उसी को कहते हैं हम लोग रेवड़ी संस्कृति। तो ये बुधवार को एक कोर्ट ने सरकार, नीति आयोग, वित्त आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक अन्य सभी हितधारकों को इस पर जो है सो मंथन करने के लिए सुझाव दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर फिर आगे दलीलें हैं कि किसका, तो बात करें तो प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना जो है अभी वर्तमान में, जस्टिस कृष्ण मुरारी व हिमा कोहली की एक पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार को एक उपाय सुझाने के लिए विशेष पैनल गठित करने का आदेश देने का संकेत दिया है। चुनाव आयोग और भी याद दिलाया है कि सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि उसने अपने हलफनामे में कहा है कि इसे आदर्श आचार संहिता में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस रमन्ना ने चुनाव आयोग से कहा है कि कोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले को 9 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। आदर्श आचार संहिता भी महज औपचारिकता रह गया है। आचार संहिता तो चुनाव के समय लागू होती है, बाकी 4 साल क्या होता है, बाकी 4 साल आप भी करते हैं, बाकी 4 साल आप कुछ भी करते हैं। समझ सकते हैं चीज़ों। चुनाव आयोग के ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दलीलें चल रही है, उन्होंने कठोर फैसला लेने को कहा गया है, हिदायत भी दिया है इसको चुनाव आयोग को। आगे जो टॉपिक हमारा है कि अमेरिकी स्पीकर के दौरे से भर के चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा। इसके बारे में मैंने कल बात किया ही था। इसके बारे में मैंने कल बहुत सारे कुछ ये शेयर किया भी था। जो कल का जो न्यूज़ आर्टिकल निकल के आया था उसमें कि भारत का क्या रुख होना चाहिए, उन्होंने क्या कैसे करा है, इसके बारे में मैंने कल कर दिया है। तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं इसमें, तो इसमें अगर ज़्यादा कुछ कहें तो यही है कि क्या कहते हैं इसका, ताइवान की सफल यात्रा के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर जो नैनो पेलोसी वो गई हैं वहाँ, बुधवार को दक्षिण कोरिया पहुँच गई हैं। उनकी यात्रा से आग बबूला होकर चीन ने क्या किया, ताइवान पर और कई सारे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। इनमें ताइवान से मछली समेत कुछ खाद्य उत्पादों पर जो है सो कुछ आयात और रेत के निर्यात पर रोक लगा दिया है। ये अपना प्रयास निकाल रहा है चाहिए, ठीक है, इसको करे और परेशान कर रहा है उसको। ठीक है, आगे अगर बात करें, यंग इंडिया का दफ्तर जो है अस्थायी तौर पर सील कर दिया गया है। यंग इंडिया का ये है क्या, ये हिस्ट्री का भी मुद्दे हैं इसमें। हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के दफ्तर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सील कर दिया है। क्यों किया है कि फिलहाल इसे अस्थायी तौर पर सील किया गया है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का मालिकाना हक यंग इंडिया के पास ही है। मालिकाना हक से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जांच कर रही ईडी, ये सब काम चल रहा है उसका। आगे चलेंगे। 4 पदक और मिले, कहा जा रहा है कि 4 पदक और मिले हैं। कहाँ, तो सबसे पहले बात करें कि बर्मिंघम में बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के बाद मनाती खुशी, भारतीय टीम ये सब खुशी मना रहे हैं। आगे कनाडा को हराकर महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल पहुंच चुका है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि मुक्केबाज निकत जरीन 50 किलोग्राम, नीतू गंगास 48 किलोग्राम, मोहम्मद हसीदुद्दीन 57 किलोग्राम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर अपना पदक क्या किया, पक्के किए। अब ये भी एक न्यूज़ है, गुलाम कश्मीर व बलूचिस्तान में सैन्य ढांचा बना रही है चीनी सेना। सीपीसी उसी को बोलते हैं, चीनी पाकिस्तानी आर्थिक कॉरिडोर परियोजना को लेकर चीन अब पाकिस्तान जल सेना के जनरलों को खुश कर सीपीसी को बनाए रखने की चालबाजी में जोर शोर से जुट गया कि क्या कि जो पाकिस्तान के जो सेना सरकार उसको क्या करेगा कि उसको खुश करके जो है अपना पॉलिसी को तैयार करेगा, उसमें जुट गया है ये।
इसके बारे में है, चीनी ऋण कूटनीति से उबरने की स्थिति में नहीं है पाकिस्तान। मतलब चीनी क्या है कि चीनी जो ऋण पॉलिसी है इस पर जो है सो क्या है, उबरने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ख़त्म होंगे टोल प्लाजा। जो इनका कहना है गडकरी साहब का कि जो है सो ख़त्म किए जाएंगे हमारा क्या, टोल प्लाजा। जल्द ही टोल प्लाजा पर लंबी लाइन जो है वो बहुत लंबी लाइन लगता है, वो जो है सो ख़त्म हो जाएगा। इस बात को भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। और जल्द ही टोल प्लाजा ख़त्म होंगे, निजात मिलेगा उससे। इससे क्या होगा पर आगे भी देख रहे हैं, बता रहे चाहिए इसके अंदर क्या किया जाएगा। इसमें बात करें तो क्या कहा जा रहा है, देश में कार्बन बाजार को स्थापित करने का एक नया बिल ला रहा है। भारत में कार्बन बाजार को स्थापित करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने में सरकार की तरफ से एक प्रस्तावित संशोधन है। बुधवार को 2022 की भूमिका में होगा। बुधवार को बिजली मंत्री RK सिंह ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया है, इसको लाया जा रहा है। आगे चल रहे हैं, ये आधार अधिनियम के तहत होगा मतदाता सूची में प्रमाणीकरण। क्या होगा, प्रमाणीकरण होगा। मतलब इसमें क्या कि आधार के जरिए मतदाता सूची में मतदाताओं का प्रमाणीकरण आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आधार अधिनियम की धारा 8(2) और 8(3) के अनुसार किसी के आधार नंबर का उपयोग उसकी सहमति के बाद केवल उसे सूचित किए गए उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आधार डाटा के उपयोग और उसकी प्रोफाइलिंग की कोई घटना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं है। इस बात को भी ध्यान भी देना है। आगे एक और है, ये तो PT का न्यूज़ है हमारा कि सुरेश N पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ये PT का न्यूज़ है, बहुत अच्छा है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि जो भी एग्जाम आगे आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक ये भी है, एक नया न्यूज आया है कि बिहार के विश्वविद्यालय में शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का लाभ। इसके लिए एक नया कानून लाया गया है, नया कानून बनाया गया। कौन सा है इसके बारे में जानेंगे कि नया कानून लागू हो गया है क्या, कि कुलपति की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मिलेगा प्रोन्नति। कमेटी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट, राज्यपाल का मनोनीत सदस्य और विश्वविद्यालय का मनोनीत सदस्य होंगे। प्रोन्नति के दावे संबंधी शिक्षकों को आवेदन करना होगा। शोध कार्यों, जनरल में रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन, पुस्तक लेखन, एकेडमिक वर्क और टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि पर अंक निर्धारित होगा। आगे बात करें कि 31 कहा जा रहा है, 31 दिसंबर तक फीस जो है वापस ले सकेंगे विद्यार्थी। मतलब उस संस्थानों में दाखिले की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए यूजीसी ने उठाया ये कदम। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाई FMS की वित्तीय शक्तियाँ। मतलब रक्षा मंत्री जो हैं उन्हें सशक्त बल चिकित्सा सेवाओं जो है उसकी वित्तीय शक्तियों को बढ़ावा दिया है। मंत्री रक्षा के अनुसार वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का उद्देश्य चिकित्सा जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा है कि इससे सभी स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। उनका अच्छा कदम भी कह सकते हैं। आगे चलेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें चल रहे हैं कि अब बिटकॉइन के जरिए क्या करेंगे हम लोग। बिटकॉइन के जरिए आतंक को ऑक्सीजन देने का षड्यंत्र कहा जा रहा है। क्या होगा बिटकॉइन के जरिए, तो उसको देखते हैं क्या है। तो कश्मीर में सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों ने आतंकियों और अलगाववादी नेटवर्क पर शिकंजा तो कस दिया गया। तो पाकिस्तान क्या किया, तो बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के जरिए आतंक को वित्तीय ऑक्सीजन देने के षड्यंत्र में जुटा हुआ है। और इसकी भनक लगते ही जम्मू कश्मीर के राज्य एजेंसी जो है NISIA ने इस पर शिकंजा कसना मतलब तैयारी करना शुरू कर दिया है। इस पर जांच रखना टाइट कर दिया गया मामला को। आगे है 17 विपक्षी पार्टी ने PMLA कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक बताया। लोग अपना कर रहे हैं। 17 विपक्षी पार्टी ने इसको संवैधानिक मतलब 17 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त बयान को जारी कर धन शोधन निवारण अधिनियम जो है PMLA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक करार देते हुए इसकी समीक्षा की मांग करने को कहा है। अगला है कि विदेशी धन लाने के लिए PFI ने खोजा नया तरीका। क्या खोजा तरीका उसके बारे में जाने कि विदेशी फंडिंग हासिल करने के लिए पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया PFI ने नया तरीका ढूंढ लिया है। कुछ लोग जो पैसे लेकर जो भाग गए हैं विदेशों में चले गए हैं उनके लिए है नया तरीका ढूंढ। लेकिन ED की नज़रों से यह बच पाए। ED के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि विदेशी फंडिंग हासिल नहीं करने का PFI का दावा पूरी तरह झूठा है और जांच में यह साबित हो भी गया है। मतलब खाड़ी देशों में जो चले जाते हैं, मतलब खाड़ी देशों में रेवेंट्स के रूप में मंगवाता है फंड और फिर खाते में जमा करवाता है कैश।
और 19-20 से तक 120 करोड़ रुपये की हो चुकी है फंडिंग। चीन से भी पैसा मिलने के पक्ष साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसमें, उस जानकारी के अनुसार। अगला है कि ईडी के रडार पर रहता है ब्लैक से व्हाइट बनाने का खेल। मतलब भ्रष्टाचार की जो कमाई को सिस्टम में लगाते ही घेरे में आ जाते हैं आरोपी। जिसे केस 1 है कि नारकोटिक्स विभाग ने 5 करोड़ रुपये डग पकड़ा है। अब इस 5 करोड़ को ज़मीन में निवेश कर दिया गया या फिर सोना खरीदा गया, यहाँ से ईडी की कार्रवाई शुरू होती है। केस 2 क्या है, एक कंपनी ने हज़ारों करोड़ रुपये का गबन किया है, उससे सेल मुखौटा कंपनी के जरिए विदेशों में निवेश कर दिया। यहाँ ईडी का केस मजबूती से बनता है, इस बात को ध्यान देना है। अगला को एक और इसमें टॉपिक है हमारा, कह रहा है कि ईडी का दायरा बढ़ गया है। क्या ईडी का दायरा बढ़ गया है, ये भी कहने का एक सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों निश्चित रूप से इसका दायरा बढ़ा है, क्योंकि पहले इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन 2005 में कानून में संशोधन कर सख्त बढ़ाया गया है। एक और भी न्यूज आ गया, रक्षा अपराध से दुश्मन के रडार खाएंगे गच्चा। मतलब IIT कानपुर के स्टार्टअप कंपनी के विशेषज्ञों ने एक ऐसा पदार्थ विकसित कर दिया जिसका पर चढ़ाने के बाद क्या होगा, ये सैन्य उपकरण हो जाएगा। सैन्य उपकरण जो है क्या होगा, वो सैन्य उपकरण रडार की पकड़ में नहीं आ सकेंगे। इसको रडार ऑब्जर्वर कोटिंग नाम दिया गया। क्या नाम दिया है, इसको रडार ऑब्जर्वर कोटिंग नाम दिया गया है। ये क्या करेगा, यह तकनीक भारतीय सेना को तीनों शाखाओं के लिए उपयोगी होगा। इसकी मदद से दुश्मन की धरती पर किसी भी क्या करना पड़ेगा, किसी गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देना आसान होगा। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, रोजगार बढ़ाती अर्थव्यवस्था। रोजगार बढ़ाती डिजिटल अर्थव्यवस्था। अभी हाल ही में देखे होंगे कि सरकार ने लोकसभा में बताया कि बीते 8 वर्षों में 22.05 करोड़ लोगों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किया था, जिसमें से उनको कितना लाख, जिसमें से 7.22 लाख लोगों को जॉब नौकरी मिला है। तो मतलब क्या कहने का ये मतलब है, करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरियां मिलना संभव नहीं है, लेकिन नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में यह संभव है कि विश्व प्रसिद्ध मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था के तहत लगभग 6.5 करोड़ भारत की नई पीढ़ी को मिल सकते हैं। 6.5 करोड़ रोजगार नई पीढ़ी को मिल सकते हैं, उनका कहना है, उनका रिपोर्ट में मिल सकते हैं। आगे बढ़े तो इनमें कई ऐसी नौकरियां होंगी जिनमें हम परिचित नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए कुछ बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है, पर भी ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से क्या होगा कि रोजगार के अधिक मौके बढ़ाना होगा और करोड़ों युवाओं को नए कौशल प्रशिक्षण के साथ मैन्युफैक्चरिंग सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था के नए रोजगार के लिए तैयार करना होगा। इसके बारे में जानते हैं कारण क्या हुआ कि कोरोना काल में सरकार ने उद्योग कारोबार से घटते हुए रोजगार को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू किया है। इसमें स्वरोजगार के साथ रोजगार को बढ़ावा मिला है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजनाएं शुरू किया गया। इन पर 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजन किया जाने की क्षमता है। उसी प्रकार एक लाया गया योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को स्वरोजगार की सुविधा के लिए लागू किया गया है। इसके तहत 10 लाख रुपये लोन दिया जाता है। इस लोन से क्या होगा कि इस लोन किसको मिलता है, तो सूक्ष्म ऋण से, इस ऋण से 10 लाख जो लोन होगा, इस ऋण से सूक्ष्म लघु जो व्यवसाय है उद्यमों और व्यक्तियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित या उनका विस्तार करने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जून 2022 तक लगभग 23.23 लाख लोगों को लाभ मिला है। इसके अलावा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि योजनाओं से भी रोजगार का अवसर बढ़ा है। आगे बात करेंगे कि हमें उम्मीद है, यहाँ पे हम निष्कर्ष पे जाएंगे तो यहाँ का हमें उम्मीद है कि नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के अपार अवसरों को ध्यान में रखकर सरकार देश की नई पीढ़ी को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एवं अन्य नए डिजिटल कौशल के साथ अच्छी अंग्रेजी कंप्यूटर दक्षता की योग्यताओं से सुसज्जित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है या करेगी भी। ऐसे प्रयासों से जहां देश की नई पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकेगी, वहीं इससे अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आगे चलेंगे तो एक हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अच्छा चीज़ें समझ में निकल के भी आ रही है। ये कुछ 2 दिन पहले ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं एन वी रमना का स्टेटमेंट आया था कि जमाज, अब उस पर ही इसी के बारे में है ये टॉपिक, कि जनता के माध्यम से ही होगा सामाजिक क्रांति।
कि भारत के मुख्यमंत्री ने अपने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत की संवैधानिक गणराज्य व्यवस्था में संविधान और विधि के शासन द्वारा ही क्या होगा, तो व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। यह बहुत ही गंभीर बात, उन्होंने कहा था यह कि बहुत ही गंभीर बात है कि हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हम सब इस दिशा में प्रयासरत तो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे द्वारा बनाया गया संविधान विधिक क्षेत्र तक ही सीमित रह गया और हमने यह मान लिया कि यह न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला एक महज दस्तावेज है। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि नीचे जो टॉपिक है कि भारत के संविधान क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की सबसे क्या है एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसी संदर्भ में राज्य नीतियां बनाने और उन्हें लागू के लिए उत्तरदायी है। ये सभी कार्य जन भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। कदाचित अगर बात करें तो भारत में अब तक उपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं होने का एक बड़ा कारण रहा है आम जन तक संविधान की पहुँच क्यों नहीं है। इसके बारे में है कि संविधान के प्रावधानों में यदि हम लोग अवगत होंगे तभी उनमें सामाजिक क्या होगा, तभी उनमें जो है सामाजिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों के प्रति संवेदनशीलता पनपेगी, मतलब जानकारी बढ़ेगा उनको और वे बदलाव की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित क्या करेंगे कर पाएंगे। इस पृष्ठभूमि से संविधान में शामिल उन बातों पर भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है जो लोगों में न केवल उनके महत्व की समझ को विकसित करेगा बल्कि क्या करेगा, इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से हमें जोड़ने में भी सहायक भी होगा। संविधान भारत में संविधान का क्या करना है, संविधान क्या करता है, संविधान भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर राजनीतिक लोकतंत्र भी सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ यह होगा कि हमें ये बताता है कि देश में उपलब्ध सभी भौतिक संसाधन समुदाय के स्वामित्व में है और राज्य उनका न्यासी है। उसे राज्य को उसे केवल जन कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग करने की शक्ति है। लोगों में यह जानकारी राज्य को जवाबदेह बनाने वाला एक प्रभावी उपकरण भी साबित है। संविधान की उद्देशिका में भारत को रणनीतिक रूप से लोकतांत्रिक, आर्थिक रूप से समाजवादी, सामाजिक रूप से समतावादी और सांस्कृतिक रूप से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया है। इस बात को उसमें मेंशन है और आगे बढ़ेंगे इसमें कि मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान 1939 में समाजवादी सिद्धांत शामिल थे जिनके आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का समाजवादी चरित्र संविधान के बुनियादी ढांचे में भी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों के वितरण के लिए राज्य ही उत्तरदायी है। यही कारण है कि अधिकांश सरकारी नीतियाँ कार्यक्रम और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। आगे बात करें इसी में बनाए जाते हैं। सांस्कृतिक अखंडता क्या होगा, सामाजिक बदलाव का एक अहम पहलू सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखने का भी है। भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक क्या है राष्ट्र है। इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारे भारत में क्या है कि एकीकरण की भावना विद्यमान रही है, लेकिन अब समय ये आ गया है कि विविधता में एकता से कहीं अधिक विविधता में सामंजस्य पर भी बल देना आवश्यक हो गया है। संविधान में भारत को जिस रूप में एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है वो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर है। और हालांकि न्यायपालिका का आरंभ से ही बात करें तो न्यायपालिका की शुरुआत से ही हमारे अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील रही है उन्होंने यह सदैव सुनिश्चित भी किया है कि किसी भी परिस्थिति में राज्य अपनी शक्तियों के प्रयोग के दौरान स्वेच्छाचारी नहीं हो। लेकिन संविधान का समाजीकरण नहीं होने के कारण हमें इसके महत्व की समझ नहीं हो पाती है। आगे चलेंगे तो एक ये भी था ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन स्वयं करें असली और नकली जो आधार की पहचान जो अपने आप स्वयं से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो बारे में क्या है कि आज आधार कार्ड हम सबके जीवन का एक अहम पहचान पत्र बन चुका है। अधिकांश मामलों में सत्यापन के लिए इसकी मांग बहुत तेज़ी से किया जाता है और आधार कार्ड दिया भी जाता है। इसके साथ नकली या फर्जी आधार कार्ड का चलन भी बढ़ चुका है अभी भारत में और जिनकी पहचान करना भी मुश्किल है। इसके बारे में यहाँ पे प्रतिक्रिया दिया गया है कि पहले आप यूआईडी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे क्या करना, माई आधार में वेरीफाई करना है, नंबर देकर विकल्प का ये सब सारी चीज़ें उसमें दिया गया। OTP आएगा, उसके बाद फिर आप उस पर करेंगे चाहिए, पता चल जाएगा कंडीशन क्या है उसमें, ठीक है, आपका ओरिजिनल में भी क्या बदलाव करना है, सारी चीज़ उसमें दिया गया है। आगे बात करें कि गन्ना का जो FRP है उस पर 305 रुपये प्रति कुंटल घोषित कर देगा। मतलब केंद्र सरकार ने बुधवार को आगामी चीनी वर्ष 22-23 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP 305 रुपये प्रति कुंटल घोषित कर दिया। ये हमारा PT का क्वेश्चन होगा
मेंस में भी ये आंसर करने में, मेंस आंसर में कोट करने के लिए आ सकते, मतलब लिख सकते हैं इस चीज़ों को। आगे हमारा जो है आर्थिक संकट में संजीवनी बना भारत, मतलब श्रीलंका का कंडीशन देख ही रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसमें क्या हुआ तो भारत ने उसको हेल्प किया है अंतिम समय में जब जरूरत पड़ा, उसमें जो संकट में थे। तो इसमें उन्होंने कहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कि आर्थिक संकट में घिरे द्वीपीय देश की मदद के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने बुधवार को कहा कि भारत ने कठिन समय में समय पर सहायता कर हमें जीवन की सांस दी है। आगे बात करेंगे तो एक यहाँ पे साइंस टेक का एक इशू है कि E2E एक आया है, ये क्या है तो बताएं। E2E क्या है तो एंड टू एंड। क्या है E2E? तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी E2E कई बड़ी टेक कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय शब्द है। E2E क्या करता है कि मैसेज की सुरक्षा करता है किसी भी तरह के छेड़छाड़ से। इसके में यहाँ दिया है कि E2E के साथ जो भेजे गए मैसेज को केवल रिसीवर द्वारा पढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद मैसेज को क्या कर डिस्क्रिप्ट करने की कुंजी होती है। मतलब यह है कि दूसरा कोई सी भी सर्वर पर भी मैसेज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके पास डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए निजी कुंजी नहीं होती है। केवल प्राप्तकर्ता ही मैसेज पढ़ सकता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज के साथ छेड़छाड़ से भी बचाता है। E2E वास्तविक मैसेज की सुरक्षा करता ही है, लेकिन मेटा डेटा जैसे दिनांक, समय आदि इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं। यह केवल एंड पॉइंट के बीच डाटा की सुरक्षा करता है, यानी एंड पॉइंट स्वयं किसी हमले के लिए सुरक्षित और सुरक्षित है। ऐसे में डाटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम समझ सकते हैं किस तरह से डाटा का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग का ये जो आज का जो सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए के को आप अच्छे से शेयर करेंगे, सभी को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फिर अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कल का नेक्स्ट जो न्यूज़ होगा उसकी की ओर फिर हम कल मिलेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद।